नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। धन दौलत में आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको 3 बुनियादी बातों का ध्यान रखना होगा। करियर की शुरुआत में नाजुक पौधे को बोना है, यानी निवेश को शुरू करना है। करियर स्थापित होने के बाद निवेश को बढ़ाना है, संभालना है और सुधारना है। ठीक वैसे ही जैसे पौधे को पेड़ बनाने के लिए उसे खाद पानी से सींचना होता है, और रिटायरमेंट के बाद वक्त पर किए निवेश से ताउम्र आराम की जिंदगी गुजारनी है। यानी अब आपके निवेश का नाजुक पौधा मजबूत पेड़ बनकर फल देना शुरू कर देगा। ये 3 आसान कदम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए आपको चंद बातों का ध्यान रखना है। अपनी आमदनी को निवेश के सही विकल्पों में लगाना है। परिवार की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा पॉलिसी को लेना होगा। समझदारी के साथ टैक्स प्लानिंग करने की जरूरत है। कम उम्र से ही रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होगी। इस सब पर चर्चा शुरू करने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पैसा कमाना और पैसा बचाना हर नौकरी पेशा का सबसे बड़ा मिशन होता है। मुश्किल ये है कि लोग टैक्स सेविंग को ही फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा मान लेते हैं। टैक्स सेविंग्स के चक्कर में वो पैसा बचा तो लेते हैं और थोड़ा सा बढ़ा भी लेते हैं, लेकिन उसे और बढ़ाने के लिए निवेश के बाकी विकल्पों में पैसा लगाने से चूक जाते हैं। अलग अलग सेक्टर्स के जानकारों के मुताबिक टैक्स सेविंग आज के माहौल में काफी हद तक काम तो कर जाती है, लेकिन आपको उम्र और जरूरत के हिसाब से निवेश के सभी विकल्पों में पैसा लगाना चाहिए। तो आपकी पोर्टफोलियो में इक्विटी ज़रूर होनी चाहिए, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट इक्विटी में मत जाइए। तो डायरेक्ट इक्विटी में हो जाता है कि कल आप कोई टिप्स हम सुनेंगे, कोई आपको बोलेगा ये खरीद लो, ये बेच लो। जो आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं उधर से आपको टिप्स आती हैं, पर उससे ये हो जाता है कि आप ना एक ट्रेडर बन जाते हो रादर देन एन इन्वेस्टर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करिए। देखिए, जब पोर्टफोलियो आप अपना बना रहे हो तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, और डाइवर्सिफाई अगर है तो उसमें आपको स्टॉक्स के अलावा एक कमोडिटी का पार्ट में आपको गोल्ड ज़रूर रखना चाहिए। गोल्ड का जो आप SIP करते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम आपका जो पार्ट हो वो 100 रुपये का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 20 रुपये आपके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। यानी शानदार फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको निवेश के हर विकल्प को आजमाना होगा। बेशक इसकी शुरुआत टैक्स प्लानिंग से ही होगी। ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाएं। टैक्स बचाने के कई विकल्पों में आप पैसा बढ़ा भी सकते हैं। ATC के तहत आप EPF, PPF, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, यूलिप, इंश्योरेंस, होम लोन के प्रिंसिपल, बैंक FD वगैरह में निवेश कर सकते हैं। ATC के अलावा ATD के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ATE के तहत एजुकेशन लोन, HRA, LTA, मेडिकल रिइंबर्समेंट के तहत भी टैक्स बचा सकते हैं। हर साल टैक्स सेविंग्स के तहत जोड़े गए 25,000 रुपए भी 20 साल में 25,61,000 रुपए बन सकते हैं, अगर इक्विटी में बड़ा हिस्सा निवेश करके 15% सालाना रिटर्न्स हासिल हो जाए। यानी टैक्स सेविंग्स लॉन्ग टर्म में आपकी पूंजी को काफी बढ़ा सकती है। परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा। जीवन बीमा फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे बड़ी जरूरत है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के जरिए दुर्घटना होने पर हर हफ्ते के हिसाब से रकम मिलती है, जिससे आमदनी को होने वाले नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। जीवन बीमा पॉलिसी घर के कमाऊ सदस्य की अचानक मौत के बाद परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है। यानी इंश्योरेंस को इग्नोर करना अच्छी भली फाइनेंशियल प्लानिंग को खराब कर सकता है। निवेश लक्ष्यों की करें पहचान। अगर आपको जीवन में अपने लक्ष्यों की जानकारी है तो फिर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सफल साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए एक 35 बरस के व्यक्ति के निवेश लक्ष्यों को समझते हैं। इमरजेंसी फंड के तौर पर 5 लाख की जरूरत होगी। 38 साल की उम्र में घर खरीदने के लिए जरूरी 1 करोड़ रुपए 10% महंगाई दर के हिसाब से 1 करोड़ 33 लाख रुपए हो जाएंगे। 53 साल की उम्र में बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, जिन्हें 10% महंगाई दर 55,60,000 रुपए बना देगी। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए सालाना 5 लाख रुपए की जरूरत 8% महंगाई दर के हिसाब से सालाना करीब 7 करोड़ रुपए में तब्दील हो जाएगी।
अब अगर आप निवेश के लक्ष्यों को पहचानने के बावजूद इस तरह के अपनी जरूरतों को नहीं लिखते तो फिर निवेश के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएंगे। कैसे काम करते हैं लोन? लोन दो तरह के होते हैं, अच्छे लोन और खराब लोन। अच्छे लोन यानी होम लोन, जो असल में प्रॉपर्टी के तौर पर आपकी संपत्ति की कीमत में इजाफा करते हैं। खराब लोन यानी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, जो ऊंची ब्याज दरें वसूल कर आपकी जेब हल्की करते हैं। हालांकि अच्छे लोन भी अपनी पॉकेट का वजन जानने के बाद ही लेने चाहिए और इनकी 3 से 6 EMI के बराबर रकम बैंक में सुरक्षित रखनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से एक शानदार फाइनेंशियल प्लानिंग का सपना साकार हो सकता है और पैसे को कमाने के साथ ही उसे बढ़ाने का फॉर्मूला आप हासिल कर सकते हैं। आदित्य केराणा, दिल्ली, आज तक। फाइनेंशियल प्लानिंग पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं निवेश सलाहकार सूर्य भाटिया। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य। बहुत से सवाल आए हैं हमको दर्शकों से, पिछले कुछ हफ्तों में आप उन्हें समझा रहे हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। एक जो मुझे सवाल जो आपसे मैं पूछना चाहता था वो ये है कि अच्छी बात यह है कि कई लोग अब अपने पैसों के बारे में सोच रहे हैं और लिख रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। कईयों ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ निवेश कर दिया। लेकिन एक जो ट्रेंड दिखने को आ रहा है वो ये है कि कहां से शुरू करें। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपकी कितनी आमदनी है। ये तो बड़ा आसान है, आमदनी जानना सबको पता है मेरी कितनी आमदनी है। आमदनी जानने के बाद जो मुश्किल कार्य है, जो कि आप जानते हैं पर आप उसको छोड़ देते हैं, वो ये बताना कि आपका कितना खर्चा होता है हर महीने। जब आप ये समझ जाएंगे कि मेरा हर महीने का कितना खर्चा है और कितनी आमदनी के उसके मापदंड में मैं करता हूँ वो खर्चा, तो जो भी आपका बचत निकलती है आमदनी में से आप अपना खर्चा निकालेंगे, तो जो आपका सरप्लस, जो आपका अमाउंट निकलती है वो आपकी निवेश में जानी चाहिए। क्या वो जाती है? यही अगर आप इसको आंसर कर दें, आप अपने आप को आपको ये आंसर देना पड़ेगा कि आप क्या उसकी सेविंग करते हैं, क्या वो निवेश में जाता है पैसा आपका। अगर नहीं जाता तो क्यों नहीं जाता, वो पैसा कहाँ जा रहा है, और इसको हर महीने आपको इसको एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा अपना, कि जो मेरा हर महीने की निवेश की जो अमाउंट है, जो दर है, अगर उसको मैं नहीं कर पा रहा तो उसका क्या रीज़न है। इसका मतलब कुछ खर्चा ज़्यादा हो रहा है आपका, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये जानने के बाद आप अपने आप को बेटर मैनेजमेंट कर पाएंगे, अपने आप को एक कंट्रोल में लिया पाएंगे, जिस कारण से आपकी जो निवेश की दर है वो बढ़ सकती है। ये जानने के बाद अगर आपने अपना जो निवेश का आपकी जो अमाउंट है वो जान ली है, फिर ये समय आता है आपकी प्लानिंग का कि वो अमाउंट, वो सेविंग हम कहाँ लगाएं, कहाँ निवेश करें। ये सब बातें तो बात की हो जाती हैं। और जैसे जैसे आपकी आमदनी हर साल बढ़ती है, जिस दर से बढ़ती है उस दर से या उससे ज़्यादा आपको अपनी निवेश की दर बढ़ानी पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, आप इस कारण से अपनी इन्फ्लेशन को मैच कर पाएंगे। बहुत से सवाल हैं, जैसे कहा मैंने सूर्य आपके लिए। पहला सवाल हमें ईमेल के जरिए मिला है, 27 साल के मयूर शर्मा ने भेजा है। ये पिछले 1 साल से हर महीने 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं। जानना चाहते हैं कि इस निवेश पर 20 साल बाद इन्हें क्या रिटर्न मिल सकता है। साथ ही ये हर महीने 2 से 3 हज़ार रुपये म्यूचुअल फंड्स में लगाने के बारे में पूछना चाहते हैं कि किन स्कीम्स का चुनाव इन्हें करना चाहिए। आपने इनका सवाल विस्तार में भी पढ़ा है, और क्या ये सही रास्ते पे है? ये 1000 रुपया महीने का सेव करते हैं, 20 साल तक का अगर इनका प्लानिंग है करने का, साल का 12,000, 20 साल में इनका जो मूल निवेश है वो हो जाएगा 2,40,000 रुपये। अगर हम मान के चलें कि 10% की मेरी अगर ग्रोथ रेट आती है, रिटर्न आती है मेरी, तो मेरा कॉर्पस जो बन जाता है 20 साल बाद वो बनता है 7,65,000। अगर मैं मानूं कि मेरी 12% आती है तो वो 10 लाख हो जाती है। अगर 15% मान के चलिए तो मेरा अमाउंट वो 15 लाख रुपया हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा एक रकम है। बट हाँ, ये हम आज देख रहे हैं, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद वो इतनी ज़्यादा रकम नहीं मिलेगी। इसीलिए आप अपनी आमदनी के हिसाब से इसको धीरे धीरे बढ़ाइए। और जैसे इन्होंने कहा करना कि चाहते जो करना भी चाहते हैं, मैं 2 और 3 हज़ार और बढ़ा सकता हूं। अपने डिफरेंट एसेट क्लासेस बनाइए, आप अलग अलग फंड्स के अंदर निवेश करिए। अगर आप इक्विटी में थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपका समय लंबा है, आपका निवेश का जो पीरियड है काफ़ी अधिक है,
तो आप इक्विटी में ज़रूर देखिएगा। शुरुआत आप बैलेंस फंड से कर सकते हैं, फिर आप धीरे धीरे लार्ज कैप में, मल्टी कैप में और थोड़ा सा मिड कैप में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। और एक अच्छा 4-5 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाइए जिसको आप हर 6 महीने में एक बार ट्रैक करिए, उसको देखिए कि बेंचमार्क से वो कैसी उसकी परफॉर्मेंस आ रही है और लंबे समय तक रखिए। अगर बीच में उतार चढ़ाव मार्केट में ज़रूर आएंगे और आएंगे ही आएंगे, आप ये मान के चलेंगे कि मैं कर रहा हूं तो नहीं आएंगे, ये नहीं हो सकता। हर कोई ये मानता है कि अब सब ठीक हो गया। ठीक तो हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो आएगा, तभी उसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट्स की। उस कारण से घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को निवेश करिए, जबकि बल्कि वो समय है अगर आप चाहें तो थोड़ा निवेश को पुश कर सकते हैं ज्यादा बढ़ाने का। और अगर आप लंबे पीरियड के लिए करेंगे तो जो आपके टारगेट है वो जरूर अचीव होंगे। धन दौलत में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी आपके सवालों का जवाब देने के लिए सूर्या हमारे साथ बने रहेंगे। हम जल्द लौट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है धन दौलत में। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। निवेश सलाहकार सूर्या भाटिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अब लेते हैं अगला सवाल। लुधियाना पंजाब से 32 साल के शैलेश पांडे का अगला सवाल हमें मिला है। इनकी 4 महीने की एक बिटिया है जिसकी उच्च शिक्षा के लिए ये निवेश करना चाहते हैं। पूछना चाहते हैं 18 से 19 साल की उम्र में बेटी की हायर एजुकेशन के लिए किस तरह से चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी ली जाए या निवेश किया जाए। ये हर साल 20 से 30 हजार रुपए का प्रीमियम जमा कर सकते हैं। कितना अच्छा सवाल है इनका। देखिए कि छोटी बच्ची है ऑलरेडी, उसके हायर एजुकेशन गोल, जैसे आप कहते रहते हैं सूर्या, के गोल अपना बहुत क्लियर रखिए कि आप इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं। और इनका गोल तो बहुत क्लियर है, रकम भी है, तो क्या किया जाए। वो चाहते हैं एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट्स में भी और मीडिया में भी कि काफ़ी प्रमोट करते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा उसमें और अगर अंदर घुसेंगे समझने के लिए, तो वो क्या है। उन्होंने आपकी इंश्योरेंस बीमा करा दी है, जो उनके फादर है उनकी इंश्योरेंस करा दी। उसके बाद कहते हैं कि समय समय पे जैसे जैसे आपकी ज़रूरत पड़ती है आपकी पढ़ाई के लिए, हम आपको उसकी रकम देते जाएंगे। फिर कितना मेरा उसमें से रिटर्न निकलती है, ये क्वेश्चन एक देखने वाला है। अगर इसको मैं अलग अलग कर दूं और इनको बोले कि आप अपने लिए एक टर्म प्लान खरीद लें, अपनी इंश्योरेंस को अपनी बिटिया के लिए आप प्रोटेक्ट करके चलिए, आप जितनी आप सेविंग करना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन प्लान में आपको 7 to 10 टाइम्स का कवर मिलेगा। अगर आप 20,000 रुपया प्रीमियम पे करते हैं तो मान के चलिए 2 से 3 लाख, आप 5 लाख अगर मान के भी चलूँ मैं कि इतना मेरा समय शॉर्ट हो जाएगा। पर क्या वो काफ़ी है? मेरे ख्याल से नहीं। तो अगर 10, 20, 25 लाख का भी अगर ये टर्म प्लान ले, जो कि बहुत सस्ता पड़ेगा, और आजकल तो ऑनलाइन टर्म प्लान्स मिलते हैं जिसमें से कॉस्टिंग और भी कम हो जाती है, तो उसको इनको इवैल्यूएट करना थोड़ा चाहिए। ऑनलाइन टर्म प्लान ले और जो बाकी रकम बचती है 15 से 16 हज़ार या इससे भी ज़्यादा, उसको SIP करें उसकी। क्योंकि मेरा अभी 4 महीने की है मेरी बेटी, अभी मेरे पास 18 साल पड़े हैं निवेश करने के लिए, तो आप 15 से 20 साल का आप SIP प्लान शुरू करिए 2 से 3 फंड के अंदर। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो बैलेंस फंड में शुरू करिए और लार्ज कैप में 2 फंड लेकर आप शुरू करिए निवेश, और थोड़ा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा पढ़िए इनके बारे में। जब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा और कुछ समय आप इसमें बिता लेंगे, तो क्योंकि आपके पास समय बहुत है, तो आप धीरे से इसके अंदर मूव करके आप लार्ज कैप में भी जा सकते हैं, मल्टी कैप में भी जा सकते हैं। पर शुरुआत में आप बैलेंस में और लार्ज कैप में ही स्टिक करिएगा। आपका टर्म प्लान पूरा हो गया, आपकी SIP पूरी हो गई, और इसको आप 15 साल के लिए चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा के लिए की तरह आने के लिए सूर्या धन दौलत पर। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी निवेश के किसी विकल्प, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, गोल्ड से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं।